बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। आज इससे आपको टॉप सेलेक्टेड सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और क्वेश्चन यहीं से आने की पूरी संभावना है। आप देखिएगा, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है। अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो उसको जरूर लिया गया, क्योंकि टफ क्वेश्चनों को तो छोड़ना बनता ही नहीं है और एग्जामिनर का जो फेवरेट होते हैं। आजकल का तो ट्रेंड ही ऐसा हो गया है कि एग्जामिनर जानबूझ के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन टफ ही लाता है। तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और बस आप देखते जाइए, पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा और परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन डिटेल के साथ आपको कराए जाएंगे, बस आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? बताइए दोस्तों, करारोपण की शक्ति 200 अनुच्छेद 243 जा में, अनुच्छेद 243 जा याद रखना। पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 जा। ठीक है दोस्तों, 243 जा याद रखना। आपको याद रखना है कि पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 जा में और भाग 9 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हेतु उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हेतु उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग। कौन है? राज्य वित्त आयोग। आंसर आपको देना है राज्य वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 243 झा के अनुसार राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन यानी पंचायतें और नगर पालिकाओं के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हेतु उत्तरदायी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाएं और पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, ये आपको आंसर देना है केंद्रीय वित्त आयोग। क्या होना है इसका आंसर? इसका आंसर आपको क्या देना होगा? केंद्रीय वित्त आयोग नगर पालिकाएं और पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए, ठीक है दोस्तों, राज्य की संचित निधि से आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं? तो केंद्रीय वित्त आयोग आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाएं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा सुझाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हैं, आपको उनको देखना है। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है? नहीं दोस्तों, पंचायतों के पास अगर पर्याप्त संसाधन हो तो फिर अपना विकास कर ही नहीं ले, राज्यों पे क्यों डिपेंड रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, यानी कि पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन देखिए, राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल बात सही है। अगर राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान दिया होता तो पंचायतों में आज बदलाव देखने को मिलता। यानी राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि बी आंसर। याद रखना, इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। देश भर में पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। पंचायतें सरकारी अनुदान पर अत्यधिक निर्भर हैं, मतलब बहुत ज्यादा निर्भर है। राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतों को अपने राजस्व का कितना प्रतिशत, यानी पंचायतों को अपने राजस्व का कितना प्रतिशत भाग केंद्र तथा राज्य से हस्तांतरण से प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, केंद्र तथा राज्य के हस्तांतरण से प्राप्त होता है, कितना भाग प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना 95%। कितना? 95, 95%।
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतों को अपने कुल राजस्व का 95% भाग केंद्र एवं राज्य सरकार के हस्तांतरण से प्राप्त होता है। याद रखना दोस्त, 95%। अभी इसी का क्वेश्चन एक और आएगा, देखना जरा। देखिए दोस्तों, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतें अपने कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग अपने संसाधनों से उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों 5%, क्योंकि 95% केंद्र और राज्य से मिलता है, वहीं पंचायतें जो हैं वो खुद अपने संसाधनों से जो प्राप्त करती हैं धनराशि, वो है सिर्फ 5%। कितनी है दोस्तों? 5%, याद रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न करके अत्यंत कम होने के कारण है। मतलब अपने उत्पन्न करके अत्यंत कम होने का कारण क्या है? देखिए दोस्त, राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना। ठीक है दोस्तों, ये भी एक कारण है। नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण, ये तो सबसे बड़ा कारण है। ठीक है दोस्तों, पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, ये भी है एक, यानी कि इसके आंसर सभी हैं, ये सभी कारण हैं। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से अत्यंत कम राजस्व उत्पन्न करने के कारण है? बताइए दोस्तों, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है पहले वाला, बट ये एक थोड़ा अलग है। पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, ये सही है। वहीं देखिए दोस्त, दूसरा, राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना, यही बात थी, अभी बताया था आपको, ये भी सही है। यानी कि इसके दोनों ऑप्शन सही है, आंसर हो गया सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, यानी कि इसकी बात गलत है ये। वहीं देखिए दोस्त, दूसरा क्या करता है? पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल निर्भर है, 95% तक निर्भर है। ये कह रहा है कौन सा कथन सही है? यानी कि दोनों में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कोई सा भी कथन सही नहीं, इसका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया, एक को कथन कहा गया, जबकि दूसरे को कारण कहा गया। देखिए कौन सा कथन है, कौन सा कारण है। इसका कथन का कारण क्या स्पष्ट है। पंचायतों के पास अपने राजस्व संसाधन अत्यंत कम है, बिल्कुल बात सही है, अत्यंत कम है। राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया, क्या बकवास है, नहीं दिया इसने ध्यान। ठीक है, यानी कि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि ये भी गलत है। तो इसका क्या है? कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, आंसर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए दोस्तों। पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। पंचायतों के पास संसाधन भी बहुत है, बिल्कुल गलत बात, पंचायतों के पास संसाधन नहीं है। ठीक है, अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला ही सही है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? पहला। ठीक है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के वित्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि वित्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं दोस्तों विचार। उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान का बहुल विशेष योजना पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सही। पंचायतों के आय के अधिकार सीमित हैं, आय के अधिकार सीमित हैं, ये बात सही है। परंतु व्यय के मामले में उन्हें असीमित अधिकार है, बस यही गलत है। देखिए दोस्तों, आय के अधिकार तो सीमित है, ये बात ठीक है। ये कह रहे हैं परंतु व्यय के मामले उन्हें असीमित अधिकार है, ये तो बिल्कुल गलत है। आंसर हो गया पहला, आंसर हो गया पहला। पंचायतों के पास आय के अधिकार सीमित हैं, आय के सीमित अधिकार हैं, तथा व्यय के मामले में भी व्यय के मामले में भी उन्हें सीमित अधिकार है। यानी कि पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का बहुल विशेष योजना पर केंद्रित है। क्वेश्चन सरल है, आप जरा एक बार देखिएगा, इनको समझ में आ जाएंगे, बस कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जाती है? बताइए दोस्तों, पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जाती है? बताइए दोस्तों।
राज्य विधानमंडल द्वारा, किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जा का के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस आरोपित करने, संग्रहित, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए विधि बना सकती है। क्या बना सकती है? विधि बना सकती है दोस्तों। राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों, उपबंध जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऊपर पढ़ाया वही क्वेश्चन है, मिलता जुलता। राज्य विधानमंडल द्वारा। आगे बढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऐसा कौन सा कर है जो ग्राम पंचायतें नहीं वसूल कर सकती हैं? देखिए दोस्तों, स्थानीय मेलों पर कर लपेट लेंगी ग्राम पंचायतें। मवेशी पंजीकरण कर, मवेशी पंजीकरण फीस ये भी है। जल कर ये भी है। भू राजस्व ये नहीं है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया भू राजस्व। भू राजस्व ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। जबकि स्थानीय मेलों पर कर, मवेशी पंजीकरण पर फीस, जल कर ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं लगाया जाता? बताइए दोस्तों, कौन सा कर जो है वो ग्राम पंचायतें नहीं लगाती हैं? जल कर, आवास कर, प्रकाश कर, बिक्री कर। जल कर भी लगाती हैं, आवास कर भी लगाती हैं और प्रकाश भी लगाती हैं, बट बिक्री कर नहीं लगाती हैं दोस्तों। ठीक है, बिक्री कर नहीं लगाती हैं, जो कि राज्य सरकार लगाती है। बिक्री कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि आवास कर, जल कर, प्रकाश कर ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित थिएटर, प्रेक्षागृह, सिनेमा, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन पर कोई कर किसके द्वारा लगाया जाता है? यानी ग्राम पंचायतों में भी चलती हैं सिनेमा, मूवियाँ, ठीक है, चलचित्र। देखिए दोस्तों, इन पर कर कौन लगाता है? राज्य, केंद्र, वित्त, ग्राम पंचायतें। तो ग्राम पंचायत में अगर ये चीजें चल रही हैं तो ग्राम पंचायत ही लगाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शुल्क कर ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? मतलब ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकती। जल कर बिल्कुल लगाएंगी दोस्तों। सड़कों की सफाई के लिए कर बिल्कुल लगाएंगी दोस्तों, सड़कों की सफाई के लिए कर। शौचालय एवं नालियों को साफ करने के लिए कर ये भी लगाएंगी, बस स्टाम्प शुल्क ये नहीं लगाएंगी, ये राज्य सरकार लगाएगा। कौन लगाएगा? राज्य सरकार। तो स्टाम्प शुल्क इसका आंसर हो गया दोस्तों, इसका आंसर है स्टाम्प शुल्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व कर पर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, लगाया जा सकता है तो ग्राम पंचायतें लगा सकती हैं दोस्तों। यहाँ पे ना राज्य सरकार भी नहीं ऑप्शन दिया है, और उसके बाद में ना लगाया जा सकता है, इसलिए आप इसमें ग्राम पंचायत में ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आप ग्राम पंचायत इसमें लगा सकते हो। वैसे भू राजस्व कर राज्य सरकार का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भू राजस्व कर आप कहोगे तो सही होगा, नहीं दोस्तों। अब और देखिए जरा, स्टाम्प शुल्क, अब ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, इसलिए राज्य उत्पाद शुल्क। अब सिंचाई कर, अब आप सिंचाई कर में जाइए दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिंचाई कर में जाइए आप। एक बार फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको। भू राजस्व पर कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है, और ऑप्शन में राज्य सरकार भी नहीं है, और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत आपका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे भू राजस्व कर आप नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऑप्शन सिंचाई कर दे रखा है, यानी कि बिल्कुल सही सही ऑप्शन दे रखा है, तो अब आप सिंचाई कर पे जाइएगा। ठीक है, भू राजस्व, स्टाम्प शुल्क और राज्य उत्पाद शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित छोटी सिंचाई जल परियोजनाओं से जलापूर्ति पर ग्राम पंचायतें सिंचाई कर लगा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए दोस्तों, लगाया जा सकता है। घरेलू उपयोग हेतु जल पूर्ति करने पर बिल्कुल ये भी लगाया जा सकता है। निजी शौचालय, नालियों की सफाई करने के लिए कर ये भी लगाया जा सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। ठीक है, यदि घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति और निजी शौचालय और नालियों की सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है तो इन पर कर ग्राम पंचायतें लगा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जा सकते हैं? सड़कों पर रोशनी के लिए कर बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। सड़कों पर रोशनी के लिए कर लगाए जा सकते हैं। आयकर कभी नहीं लगाया जा सकता है, ग्राम पंचायतें आयकर नहीं लगाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर ये गलत है। वहीं देखिए जल आपूर्ति कर ये भी लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बार फिर देखिएगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। सड़कों पर रोशनी के लिए कर ये भी लगाया जा सकता है, और आयकर पर कर नहीं लगाती हैं ग्राम पंचायतें। वहीं जल आपूर्ति पर कर ये भी लगाती हैं ग्राम पंचायतें। तो इसका आंसर हो गया डी आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यदि ग्राम पंचायतों ने कोई कर शुल्क अथवा उपशुल्क किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर उसे लगाना चाहिए था नहीं लगाया, तो उसे उस पर लगाने का निर्देश किसके द्वारा दिया जा सकता है? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा दिया जा सकता है? विहित प्राधिकारी द्वारा। जो वहां पे विहित प्राधिकारी होगा ना दोस्तों, वो आदेश देगा कि लगाइए उस व्यक्ति पर कर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ए। यदि विहित प्राधिकारी के सामने ये बात लाई जाए कि कोई कर उपशुल्क अथवा शुल्क किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर उसे लगाना चाहिए था नहीं लगाया गया, तो वह प्राधिकारी ग्राम पंचायत को उन व्यक्तियों पर कर लगाने का निर्देश दे सकता है, और ग्राम पंचायतें तदान उपरांत कार्य करेंगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कट रहा है बट आप सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ। ग्राम पंचायतों का बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायतों की बैठक की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायतों के बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायतों की बैठक की गणपूर्ति कितनी होती है दोस्तों? बताइए दोस्तों। कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कहा ये कट गया कोई बात नहीं, मगर आपको करा देना चाहिए। कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, ठीक है दोस्तों। कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक। ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए उसकी गढ़ पूर्ति उसके कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायतों की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय विवरण उसकी बैठक में किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? बताइए दोस्तों, बताइए। ये किया जाता है साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण अपनी बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत से पारित किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत किसी गरीब व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए छूट दे सकती है? बताइए दोस्तों। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको कितनी अवधि तक छूट मिल सकती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। जिला पंचायत किसी गरीब व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए छूट दे सकती है, ठीक है दोस्तों। जिला पंचायत इस छूट को जितनी बार आवश्यक समझे नवीनीकरण कर सकती है। प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की प्रतिलिपि किसके पास भेजती है? बताइए दोस्तों। प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की प्रतिलिपि किसके पास भेजती है? बताइए। मंडल आयुक्त के पास, राज्य सरकार के पास, दोनों के पास दोस्तों। किसके पास? दोनों के पास। प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मंडल आयुक्त और दूसरी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजती है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी आधार पे आपको और भी आगे मिलेंगे। विभव तथा संपत्ति पर कर किसके द्वारा आरोपित किया जा सकता है? ये दोस्तों याद रखना, जिला पंचायत द्वारा। किसके द्वारा? जिला पंचायत। जब विभव और संपत्ति की बात हो तो जिला पंचायत। आगे बढ़ते हैं, अभी और दिखाते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभव एवं संपत्ति पर कर आरोपण जिला पंचायत द्वारा किया जाता, अभी बताए। एकदम सही है दोस्तों। क्षेत्र पंचायत अपने द्वारा स्थापित अनुरक्षित एवं प्रबंधित बाजारों पर शुल्क कर का आरोपण कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है दोस्तों, ये भी ठीक है दोस्तों। यानी कि इनके आंसर दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते जाइए दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित सिनेमा पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जा सकता।
आपको पीछे बताया था। ठीक है दोस्तों, ये सही है। अपने क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित सिनेमा पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए विद्युत कर आरोपण क्षेत्र पंचायतों द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, अभी ये वाला ये ऑप्शन पीछे वाले में था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। भी आपको बताया था इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, विद्युत कर क्षेत्र पंचायत द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। विद्युत कर क्षेत्र पंचायत द्वारा। विभव एवं संपत्ति कर ग्राम पंचायत द्वारा, बिल्कुल गलत। अभी आपको बताया था जिला पंचायत द्वारा। किसके द्वारा? जिला पंचायत द्वारा। बदशालाओं पर कर ग्राम पंचायत द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि इसके ऑप्शन 2 सही है, 1 और 3। आंसर हो गया वी, आंसर हो गया बी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन्हीं में से आपको मिलेगा देखने को क्वेश्चन। स्टाम्प शुल्क ग्राम पंचायतें, बिल्कुल गलत दोस्तों। सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायतें, बिल्कुल सही दोस्तों। घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति पर कर ग्राम पंचायतें, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर हो गया 2 और 3। आंसर हो गया सी। स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा, ठीक है दोस्तों, स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा। सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायतें, और घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति पर कर ग्राम पंचायतें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्रवाई रिपोर्ट को उसके द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बताइए दोस्तों, कौन करता है? राज्यपाल द्वारा दोस्तों, राज्यपाल याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भी देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और कार्रवाई रिपोर्ट को राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य के नगर पालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य संचित निधि से वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय के बारे में सलाह देगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्यशील है? बताइए बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की प्रबल संभावना है। ये है ऑप्शन इसका 5वां। कौन सा कार्यशील है? 5वां। उत्तर प्रदेश राज्य में 5वां राज्य वित्त आयोग कार्यशील है। इसके अध्यक्ष आनंद मिश्र जी हैं, याद रखना दोस्तों। 5वें वित्त आयोग का गठन 2015 में किया गया है, बिल्कुल याद रखना दोस्तों। गठन कब हुआ था? 15 में। और अपनी रिपोर्ट 18 में सौंपी थी। इसको भी याद रख लो दोस्तों, इसको भी याद रख लो। अब हम आपको एक बार फिर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग कार्यशील है 5वां। इसके अध्यक्ष आनंद मिश्र जी, और इसका गठन 2015 में हुआ था, और इसकी रिपोर्ट आई थी 2018 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में कौन सम्मिलित नहीं है? हम आपको भी याद कराएंगे, एक बार आप देखते जाइए। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भालचंद्र शुक्ल थे। बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही, भालचंद्र शुक्ल थे। द्वितीय के कौन थे? द्वितीय से टी.एन. धर थे, ये भी सही। और तृतीय कौन थे? तैयब अली खान नहीं थे दोस्तों, सैयद अली ताहिर रिजवी थे। सैयद अली ताहिर रिजवी थे। तो इसका आंसर दोस्तों तीसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर तीसरा हो गया। और पंचम के अभी आपको बताया आनंद मिश्र जी थे। अब आप एक बार फिर देखिए दोस्तों, आपको याद हो जाएंगे। पहले के अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो याद रखना भालचंद्र शुक्ल, कहने पहले पहले बार, और भालचंद्र शुक्ल है। अगर आप पहली बार अगर कोई कार्य करोगे ना, तो आपका कार्य क्या कैसा होना चाहिए, है ना? भली भांत होना चाहिए, और शुक्ल मंगल होना चाहिए, है ना? तो आप पहली बार याद रखना भालचंद्र शुक्ल। ठीक है, भालचंद्र शुक्ल। वही दूसरा अगर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए, तो आप बताने टी.एन. धर। ठीक है, दूसरा यानी कि धर, टी.एन. धर। ठीक है, धर याद रखना दूसरे में। और तीसरे में बात की जाए, सैयद अली ताहिर रिजवी, है ना? कितना अच्छा नाम है, एक बार और पढ़िएगा दोस्तों, तीसरे के आपको याद हो जाएंगे। सैयद अली ताहिर रिजवी, है ना दोस्तों? तो अगर आप 1-2 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा आप देखिए अतुल कुमार गुप्ता। कौन? अतुल कुमार गुप्ता, ये है चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। वहीं 5वें के हमने आपको बताए आनंद मिश्र। 1-2 बार अभी और रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पुल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? बताइए दोस्तों, कुल विभाज्य पुल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है?
तो ये दिया जा रहा है दोस्तों 40%। कितना? 40%। ठीक है। वहीं नगर निकायों को 60% दिया जा रहा है। नगर निकायों को 60% दिया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों 40% थे। अब और आगे बांटना है इसको। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। बताइए दोस्तों, जो 40% आता है ना, उसमें से ग्राम पंचायतों को कितना मिलता है? बताइए दोस्तों, उसमें से ग्राम पंचायत को मिलता है 70%। कितना मिलता है? 70%। अब आपको याद रखना है 70 15 15 कितने? 70 15 15। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 70 दिया जाता है ग्राम पंचायतों को, और 15 दिया जाता है जिला पंचायतों को, और 15 दिया जाता है क्षेत्र पंचायतों को। तो ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, 70 15 15। और ये है 15वां वित्त आयोग। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया? बताइए दोस्तों, पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया? ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको आंसर देना है। तो 1994 में आपको आंसर देना होगा। 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला राज्य वित्त आयोग वर्ष 1994 में गठित किया गया था। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई वित्त में आई। ठीक है, याद रखना, वित्त। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? बताइए बताइए, कितनी हो सकती है? इसका आंसर दोस्तों 4 है। ठीक है दोस्तों, 4। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? अभी आपको बताया। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 4। कितने? 4। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, यानी कि ये पुनः नियुक्त भी किए जा सकते हैं। भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला वित्त आयोग कब आया था? 1951 में। वहीं उत्तर प्रदेश का हमने आपको कब बताया था? 1994 में। ठीक है दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? नियोगी जी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना, नियोगी। ठीक। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यशील है, और इसका गठन वर्ष 2017 में किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, और इसके गठन वर्ष 2017 है। वहीं रिपोर्ट आई थी 2020 में। ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है? राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, ये तो कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निगमों की स्थिति की समीक्षा करना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को धनराशि का आवंटन, ये भी है दोस्तों। राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम, ये भी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका पहला, ये न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के लिए अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून बनाए हैं। तो दोस्तों याद रखना, आई। दोस्तों याद रखना, आई। ठीक है दोस्तों, आई। आई हो गया आपका ग्राम पंचायतों के लिए, भाई हो जाएगा आप नगर पालिकाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप आई याद रखना। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई, यानी कि आई वाई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया। 1993 के बाद लगभग सभी राज्यों ने स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको पीछे पढ़ाए थे वही आगे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बताइए दोस्त, बताइए। आपको बताया था, ये नाम आप 2-3 बार बोलिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सैयद अली ताहिर रिजवी, सैयद अली ताहिर रिजवी। और वहीं जो नीचे डी ऑप्शन में दिए है 5वां, यानी वो 5वें के थे, आनंद मिश्र जी। ठीक है, वो 5वें के थे। अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको गलत बताना है। केंद्रीय वित्त आयोग 280 में बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 एम में, नहीं नहीं आई में बताया था। किस में बताया था? आई में। ठीक है दोस्तों। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, बिल्कुल सही दोस्तों। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। वहीं निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 324 में, यानी कि ये भी सही है दोस्तों। अब एक बार फिर देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। ठीक है दोस्तों, 280 में। वहीं देखिए राज्य वित्त आयोग 243 आई में। लोक सेवा आयोग 315 में, 315 में। निर्वाचन आयोग 324 में, 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोगों को अपने कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है? बताइए दोस्तों, बताइए बताइए, फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 243 I3, है ना, I3। इसीलिए मैंने बोला फटाफट बताइए, I3 तक जाइएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आई तक तो सभी को याद होता है, मगर I3 आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना I3। अगर इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो आप लगाना I3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन लिखा था। ठीक है, यहाँ पे 27वां लिखा था, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, याद रखना 73वें की बात हो रही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? बताइए दोस्तों। जिला योजना समिति का गठन, नहीं दोस्तों, ये 73 की बात की जा रही है। जिला योजना समिति का गठन की बात नहीं की गई है। राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायतों राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएगा, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, पंचायतों की तो बात हो रही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर 2 सही है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया दोस्तों? सी। ठीक है दोस्तों, सी। अगर बात की जाए जिला योजना आयोग समिति का गठन, ये 74वां संविधान संशोधन है दोस्तों। ठीक है, इसकी बात है 74वें में। अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं दोस्तों, बट आप देखना, डरना नहीं। राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग क्रियान्वित है, गलत। 5वां वित्त आयोग चल रहा है, ना कि चौथा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी त्रिपाठी जी हैं, ये भी गलत है दोस्तों। हमने आपको अतुल बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा देखिए दोस्तों, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको यही बताया गया था 1994 में। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यू के तहत है, ये भी गलत है दोस्तों, आई के तहत है। इसमें 3 ऑप्शन गलत है, इसका तीसरा ही सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका याद रखना कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर हो गया बी सही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको 5 वित्त आयोग जो है उत्तर प्रदेश के, उनके नाम याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, उनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह से स्टेटमेंट में ना किसी का नाम किसी में रख दिया जाएगा, किसी का नाम किसी में रख दिया जाएगा, और आपके लिए क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप उनके 5 के 5 नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लेखाओं को संपरीक्षा करने का उपबंध करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, पंचायतों के लिए आरक्षण और निर्वाचन की सलाह देगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा दोस्तों, यानी कि इसके आंसर पहला ही ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों पहला। ठीक है, देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए अनुच्छेद 243 आई झा के तहत राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राज्य का राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसे है? बताइए दोस्तों, किसे है? राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष के हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। यहाँ पे दोस्ती
यहाँ पे दोस्तों गलती मत करना, राज्यपाल मत लगाना, राष्ट्रपति अध्यक्ष की बात की जा रही है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर बात नियुक्ति की हो तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किंतु किंतु उसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगर हटाने की बात होगी तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और सौंपी जाने वाली फीसों की निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सरल है। पंचायती लेखा विभाग द्वारा, पंचायती लेखा विभाग द्वारा, राज्य वित्त आयोग द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा, ठीक है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात दोस्तों, ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसमें संविधान में इसका वर्णन किया गया। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा 1 वर्ष के भीतर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए दोस्तों, अगर इस्तीफा की बात की जाए तो राज्यपाल को सौंपते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। ये ऑप्शन दोस्तों ने थोड़े ठीक ठाक हैं, आप जरा देखिएगा इनको। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, नहीं दोस्तों 5 वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया बी। बस 2 ही ऑप्शन सही है दोस्तों। ये एक संवैधानिक निकाय है और राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाता है। देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई यानी कि जहाँ में है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है दोस्तों? एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। किनको देता है? राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 1996 में। ये गलत है, हमने आपको बताया था 1994 में। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। राज्य वित्त आयोग के सदस्य की योग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नहीं दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा योग्यता का निर्धारण किया जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। भालचंद्र शुक्ल चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नहीं दोस्तों, अभी आपको बताया था चौथे के नहीं थे, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अतुल कुमार थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। ये बिल्कुल सही है, अभी आपने देखा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया डी। राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1994 में गठित किया गया था। आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को उत्तर प्रदेश में 15% कर और गैर कर राजस्व का अंतरण किए जाने की सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। 5वें राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को 12.5% निवल कर राजस्व वितरित किए जाने की सिफारिश की है। ये भी ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखना, जब चौथे वित्त आयोग की बात की जाए तो आप चौथे राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो 15% बताना, वहीं 5वें राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो आप 12.5% याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन सही है, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है? लगाया भी जाता है और एकत्र भी किया जाता है, परंतु वितरण केंद्र व राज्य के मध्य किया जाता है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है, परंतु वितरण जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है? ये कौन सा आर्टिकल है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का
उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्तों। ये किया गया 268 में। ये किया गया 268 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 के अंतर्गत ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित किए जाएंगे, किंतु उन दशाओं में जिसमें शुल्क संघ राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं, उन राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। उन राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। याद रखना दोस्तों, ये आर्टिकल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? ये कॉमन क्वेश्चन हो चुका होगा आपके आगे। तो 15। कितने? 15। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। संविधान में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। इस वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट वर्ष 2020 से 21 की अवधि हेतु 5 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 5 दिसंबर 2019 को, और इसकी अवधि क्या रहनी थी? 2020 से 21। वहीं दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को, जिसकी अवधि 2021 से 26 की रहनी थी, ये राष्ट्रपति को सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसकी दूसरी रिपोर्ट कब तक रहेगी? 2021 से 26 तक, और पहली रिपोर्ट 2020 से 21 तक, और इसका गठन 27 नवंबर 2017 को। ठीक है, और इसके अध्यक्ष NK सिंह। याद रखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, सारे आपको वित्त आयोग के सारे अध्यक्ष मिल जाएंगे एक जगह। बताइए दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्षों में कार्यक्रम के अनुसार पहले नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे ना दोस्तों, KC नियोगी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको आंसर देना होगा K संतानम। कौन आंसर देना होगा? K संतानम। तो आप आंसर दे दीजिएगा K संतानम। अब एक बार सब देखिए दोस्तों, पहले जो थे ना वो KC नियोगी थे 1951 में। कौन थे? 1951 में पहले थे दोस्तों। दूसरे देखिए दोस्तों, K संतानम 1956। K संतानम 1956। तीसरे देखिए AK चंद्रा जी। AK चंद्रा जी कितने में? 1960 में। अब दोस्तों देखिए चौथे देखिए PB मन्नार। PB राजमन्नार। PB राजमन्नार 1964। PB राजमन्नार 1964। पांचवें देखिए दोस्तों महावीर त्यागी 1968। महावीर त्यागी 1968। महावीर त्यागी 1968। और छठे देखिए दोस्तों K ब्रह्मानंद रेड्डी 1972। K ब्रह्मानंद रेड्डी 1972। और सातवें देखिए दोस्तों JM सेलाट 1977। JM सेलाट 1977। नवे देखिए दोस्तों NKP साल्वे। NKP साल्वे 1987। NPK साल्वे 1987। 10वें देखिए दोस्तों KC पंत। KC पंत 1992। 1992। 11वें देखिए दोस्तों खुसरो। कौन? खुसरो। AM खुसरो 1998। भाई 12वें देखिए दोस्तों C रंगराजन 2002। C रंगराजन 2002। 13वें देखिए दोस्तों विजय L केलकर। विजय L केलकर 2007। अब देखिए दोस्तों 14वें YV रेड्डी 2013। 2013 YV रेड्डी। अब देखिए दोस्तों 15वें NK सिंह 2017। या आपको याद होगा, तो आपको याद कौन कौन से रखने दोस्तों? KC नियोगी 1991 एक याद रख लो। अब K संतानम 1956 दो याद कर लो। यानी कि पहले के दो याद रख लो, अगर हो सके तो 4 कर लो। मैं तो ठीक है, मैं तो ये कहूँगा 4 करो कम से कम पहले के। मगर आप पहले के ना 2 याद तो रखने ही रखने हैं। KC नियोगी 1951 और भाई K संतानम 1956। अब आप आ जाओ 12वें स्टार्ट करो। नहीं, आप 10 से देखो। अब आप देखिए 10 के हैं KC पंत 1992। KC पंत 1992। आपको याद कौन कौन से रखने? देखिए दोस्तों पहला KC नियोगी 1951। दूसरे K संतानम 1956। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10 से याद करिएगा दोस्तों कि आप 10 में याद करिए। 10 में थे KC पंत। ठीक है, और आप उसके बाद में 12 में याद करिए दोस्तों
सी रंगराजन 2002, 12 का पारा रंगराजन 2002, ठीक है। वहीं 13 देखिए दोस्तों, 13 क्या होगा, जब तेरी विजय होगी, यानी कि फिर जय जय होगी, यानी विजय एल केलकर 2007। अब 14वें देखिए दोस्तों, वाई वी रेडी 2013, वाई वी रेडी 2013, वाई वी रेडी 2013। और 15वें आपको याद हो गए एन के सिंह। आपको इतने याद रखने हैं, कम से कम 6-7 तो याद रखने ही है, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत की संसद करती है। ये बात सही है दोस्तों, भारत की संसद करती है। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी ठीक है दोस्तों। यानी इसके ऑप्शन दोनों सही हैं, इसके ऑप्शन दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये सही है दोस्तों। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान मामलों में सुझाव देते, गलत है। 275 में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, हमने अभी आपको ना याद कराने की कोशिश की थी, अब वो ही आ गए हैं दोस्तों। देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे, नहीं दोस्तों, ये 12वें के थे, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे, नहीं, ये 14वें के थे, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यानी कि दोनों ऑप्शन गलत हैं। 14वें के वाई वी रेड्डी थे, 15वें के एन के सिंह थे, ठीक है। और जो रंगराजन है, ये 12वें के थे। तो इसके ऑप्शन दोनों गलत हैं दोस्तों, इसका आंसर हो गया डी। अब देखिए दोस्तों, 15वें वित्त आयोग की अवधि बतानी है आपको, कब तक लागू रहेगा। आपको बताया था 21 से 26, याद रख लो, 21 से 26। आगे बढ़िए दोस्तों। तो 15वें वित्त आयोग की संततियां किस अवधि के लिए लागू रहेंगी, ये रहेंगी 21 से 26। आपको बताया था कि पहली रिपोर्ट आप याद रखनी है कब, 20 से 21 तक, और दूसरी रिपोर्ट 21 से 26 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2021-26 की अवधि में राज्यों की 41%, राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है। राशि बताइए दोस्तों, लाख करोड़ में बतानी है आपको। तो 40.2 लाख करोड़, 40.2 लाख करोड़ एग्जैक्ट याद रखना दोस्तों। 41% याद रखना, उसके बाद में 42.2 लाख करोड़ याद रखना, 42.2 लाख करोड़ याद रखना। 15वें वित्त आयोग का आकलन है कि आगामी 5 वर्षों में सकल का राजस्व 135.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसमें डिविजिबल पुल की कटौती के बाद राजस्व 103 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 21-26 अवधि के लिए 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। याद रखना है, 41% याद रखना है दोस्तों, और ये पैसे भी याद रखना है, 42.2 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया था। बताइए कब लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है 15-16, जीपीडीपी 15-16, ठीक है, जीपीडीपी 15-16। इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, बस डायरेक्ट याद रखो, जीपीडीपी 15-16। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें वित्त आयोग से, किसमें, 10वें वित्त आयोग से। एक बार फिर पढ़िए दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें 10वें वित्त आयोग से शुरू हुई थी। स्थानीय निकायों के लिए 10वें वित्त आयोग ने कुल 5381 करोड़ रुपए सहायता अनुदान किया था, जिसमें ग्राम पंचायतें और नगर निकायों की हिस्सेदारी 80-20 की थी। कितनी थी, 80-20 की थी, 80-20 की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आपको पंचायत अवधि बतानी है, यानी केंद्रीय वित्त आयोग कब से कब था। 10वां आपको देखना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, 10वां। 10वां दोस्तों यही गलत है। 10वां जो था दोस्तों, वो 1995 से 2000 के बीच में था, यानी कि इसका आंसर यही हो गया। 12वां सही है दोस्तों, 12वां सही है। 2005 से 2010 तक था, 2005 से 2010 तक था। अब 13वां दोस्तों 2010 से 2015 था, और 14वां दोस्तों 2015 से 2020 था, ठीक है। और 15वां आपको पता ही है 20-21 से, और फिर 21 से 26 तक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
कब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में लागू किया गया था? कब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत संविधान के भाग 9 में पंचायत नाम से अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। याद रखना दोस्तों, 16 अनुच्छेद की बात की जा रही है। ये संशोधन 22 से 23 दिसंबर 1992 में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 20 अप्रैल 1993 को। कब? 20 अप्रैल, याद रखना, 1993 को। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। फिर 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में लागू कर दिया गया। याद रखना, 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव किस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है? किस क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए? अब आप यहाँ पे गलती मत करना, आपको लगेगा अर्थशास्त्र में, नहीं। प्रशासनिक मामले में, वित्तीय मामले में, नहीं। सार्वजनिक मामले में। अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है अध्यक्ष की। तो सार्वजनिक मामले याद रखना, सार्वजनिक मामले में। वित्त आयोग अधिनियम 1991 और वित्त आयोग नियम 1991 में, वेतन और भत्ते नियम 1991 में निहित प्रावधानों के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का चयन सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगा। किसमें? सार्वजनिक मामलों में। याद रखना, सार्वजनिक मामलों में। यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। नंद किशोर सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? यही थे 15वें के। किसके? 15वें के। ये तो आपको अब रट गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पुल में से कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां और 15वां इसी टाइप का है, देखना दोस्तों। 14वें की अगर बात की जाए तो 4.31 याद रखना है, ठीक है ना। 4.31%, 4.31% ये है 14वें की। अब वहीं देखिए दोस्तों, 15वें की अगर बात की जाए तो 15वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पुल से कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया था? कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया था? ये याद रखना दोस्तों, ये था 4.15%, यानी 4.15%, 4.15%। अब एक बार फिर देखिए दोस्तों, अगर 14वें की बात की जाए तो 4.31, 4.31। वहीं 15वें की बात की जाए तो 4.15, 4.15। देखिए दोस्तों, 15वें में ना पीछे 15 आ रहे हैं, अगर आपको याद करना है तो इस तरह कर दो। 15वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पुल की अगर बात की जाए तो 4 पॉइंट तो दोनों में, 4 तो दोनों में, 14वें में भी और 15वें में भी है। और 15वें को अगर आपको याद करना है तो 4.15 लगा देना, यानी पीछे 15 कर देना, ये हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए दोस्तों, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2 जनवरी 2013। 2 जनवरी 2013, 2 जनवरी 2013 आए। अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 11वें वित्त आयोग के अनुसार अनुदान पर प्रथम भार किसका होना चाहिए? जो 11वां वित्त आयोग आया था उस पर अनुदान पर प्रथम भार किसका होना चाहिए? बताइए दोस्तों। लेखाओं के रख रखाव एवं लेखा परीक्षा का। ठीक है दोस्तों, यही आंसर इसका सही है। ठीक है, लेखाओं के रख रखाव एवं लेखा परीक्षा का, यही आंसर बिल्कुल सही है। वित्तीय डाटाबेस बिल्कुल नहीं। प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य ये कुछ नहीं। ठीक है, इसमें बात की जाए प्रथम प्रभार किसका होना चाहिए? तो लेखाओं के रख रखाव एवं लेखा परीक्षा का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु, देखिए दोस्तों, 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तों निर्धारित की थी? बताइए दोस्तों, कितनी शर्तें निर्धारित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शर्तें थी दोस्तों 6। कितनी थी? 6। याद रखना दोस्तों, 6 शर्तें थी इसमें। प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु 13वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तें निर्धारित की थी? 6। ठीक है, और वहीं शहरी स्थानीय निकायों के लिए 9 शर्तें थीं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए 9 शर्तें थीं दोस्तों। 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तें निर्धारित की थी? अभी आपको बताया कितनी? 9। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
13वें वित्त आयोग ने विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए कितनी शर्तों का निर्धारण किया था? कितनी शर्तों का निर्धारण किया था बताइए दोस्तों? 4 शर्तें थीं। कितनी शर्तें थीं? 4 शर्तें थीं दोस्तों, याद रखना। 13वें वित्त आयोग ने विशेष क्षेत्र प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए 4 शर्तों का निर्धारण किया था। कितनी? 4 शर्तों का निर्धारण किया था। राज्यों द्वारा अपने प्रदर्शन अनुदान का आहरण करने में विफल रहने की स्थिति में आहरण नहीं की गई राशि को एक तरीके से पुनः वितरित किया जाना था। एक तरीके से पुनः वितरित किया जाना था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम निम्न में से किस वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए? राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदान के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, वो भी पहली बार। तो आपको आंसर लगाना होगा 10वें। किसने? 10वें में। ठीक है। सर्वप्रथम 10वें वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदान के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। स्थानीय निकायों से प्रयोजन हेतु बराबर योगदान देने की अपेक्षा की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वें वित्त आयोग ने अनुदान की अनुशंसा कितने भागों में की थी बताइए दोस्तों? 14वें वित्त आयोग ने अनुदान की अनुशंसा कितने भागों में की थी? तो आपको आंसर देना होगा 2 भागों में। और ये 2 भाग कौन थे? शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान। ये दोनों याद रखना, शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विधिवत रूप से गठित पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच अनुपात कितना था बताइए दोस्तों? अनुपात कितना था? ये आपको बताना होगा 90-10। क्या बताना होगा? 90-10। 90-10 याद रखना दोस्तों, अभी आगे कई बार आएगा। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षा मुद्दों को उजागर किया था? लेखा एवं लेखा परीक्षा मुद्दों को उजागर किया था बताइए दोस्तों? तो ये किया था 11वें वित्त आयोग ने। किसने? 11वें वित्त आयोग ने। लेखा एवं लेखा परीक्षा सूचना के अभाव में पूर्व वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों की आवश्यकताओं का वास्तविक तौर पर आकलन करने में महसूस की गई कठिनाइयों को उजागर किया था। 11वें वित्त आयोग से लेकर विभिन्न वित्त आयोग ने इस मुद्दे को उजागर किया था। ठीक है, तो यानी स्टार्टिंग हुई थी 11वें वित्त आयोग से, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम किस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षाओं के बिना और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ठीक है, किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। तो ऑनलाइन पटल पर, सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15वें वित्त आयोग ने, किसने? 15वें वित्त आयोग ने ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए आगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना दोस्तों याद करने पड़ेंगे। क्या करोगे? याद तो करने ही पड़ेंगे ना। 15वें वित्त आयोग ने 21 से 22 और 22 से 23 के लिए कम से कम कितने प्रतिशत स्थानीय निकायों के अपने पिछले वर्ष के अंतिम और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की शर्त रखी ताकि राज्य इस अवधि में पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सके? बताइए दोस्तों। तो 25%। कितना? 25%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 23 से 24 से आगे अनुदान तभी प्राप्त कर सकेंगे जब वे सार्वजनिक पटल पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। कितनी अच्छी बात है ना, ऑनलाइन आंकड़ा उपलब्ध कराएंगे। तो पिछले वर्ष का अंतिम लेखा, ठीक है दोस्तों, ये सही है। पिछले से पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित लेखा निम्न में से सही है? बताइए दोस्तों दोनों। ये अभी आपको बताया था, यही 2-3 बार तो पढ़ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सही है, दोनों ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्ष 20 से 21
हेतु कुल कितनी धनराशि सभी प्रदेशों के स्थानीय निकायों के मध्य आवंटित की जानी थी? बताइए दोस्तों, कितनी अब धनराशि थी? 90,000 करोड़ रुपए। कितने? 90,000 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु 67.5 अनुपाते 32.5 के अनुपात में कुल 90,000 करोड़ रुपए की धनराशि सभी प्रदेशों के स्थानीय निकायों के मध्य की जानी थी, की जानी है। ठीक है, की जानी है। इसमें ग्रामीण निकायों के लिए 60,750 करोड़, याद रखना दोस्तों, 60,750 करोड़ याद रखना की धनराशि। वहीं शहरी निकायों के लिए 29,250 करोड़ रुपए, यानी कि आपको टोटल याद रखनी है 90,000 करोड़। वहीं ग्रामीण के लिए याद रखनी है 60,750 करोड़। ठीक है, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 25-26 के दौरान पंचायतों को किस क्षेत्र में 1.42 लाख करोड़ रुपए सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ? 1.42 लाख करोड़, 1.42 लाख करोड़ याद रखना। तो ये आपको याद रखना है साफ पानी और स्वच्छता के लिए, साफ पानी व स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए याद रखना। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5वें वर्ष 21 से 22 से और 25 से 26 तक ग्रामीण स्थानीय निकाय पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 142,084 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ था। आपको याद एक रखना है, फिर उसके बाद 42 याद रखना है और 42 के डबल कर देना 84। ठीक है, तो 142,084। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में विभाज्य पुल के कितने प्रतिशत सिफारिश की थी? 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए आपको बताना है, बताइए दोस्तों। तो 3.06, यानी कि 3 के डबल 6, 3.06 याद रखना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान कितना निर्धारित किया गया? 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान बताइए दोस्तों। तो प्रदर्शन अनुदान की अगर बात की जाए 14वें वित्त आयोग में तो 10% था। कितना था? 10% था। 14वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान के 14वें वित्त आयोग ने अनुदान को 2 श्रेणियों में विभाजित किया था, मूल अनुदान और मूल अनुदान और प्रदर्शन अनुदान। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार मूल अनुदान जो था वो 90% था। कितना था? मूल अनुदान था 90%। वहीं प्रदर्शन अनुदान था 10%। याद रखना, प्रदर्शन में 10 और मूल अनुदान में 90। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू कराने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की थी? 15वें वित्त आयोग की बात की जाए वो भी कृषि सुधारों को लागू कराने हेतु, बताइए दोस्तों। तो आपको याद रखना 45,000 करोड़ रुपए। कितने? 45,000 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू कराने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की थी। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों के अनुदान वितरण रेंज क्या है? वितरण रेंज क्या है बताइए दोस्तों। तो अब बात हो रही है ग्राम पंचायतों की, बात हो रही है ग्राम पंचायतों की। तो आपको रेंज याद रखनी है 70 से 85। ठीक है, 70 से 85। देखिए दोस्तों, जब बात हो ग्राम पंचायतों की और बात हो ब्लॉक पंचायतों की और बात हो जिला पंचायतों की, इनकी रेंज याद कर लो। देखो दोस्तों, 70 से, ये याद रखना, 70 से 85, 10 से 25, मतलब न्यूनतम ग्राम पंचायतों को 70 और अधिकतम 85 तक, इससे ज़्यादा नहीं और 70 से कम नहीं, 85 से ज़्यादा नहीं। वहीं ब्लॉक पंचायत की बात करें तो न्यूनतम 10%, अधिकतम 25, 25 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम नहीं। वहीं जिला पंचायत की बात करें तो न्यूनतम 5% और अधिकतम 15%। ठीक है, तो 5 से कम नहीं, 15 से ज़्यादा नहीं। तो अभी आपको पता होगा 15वें में कितना चल रहा है? 70, 15, 15। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 87,519 करोड़ रुपए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था? 87,519 करोड़ रुपए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर निकायों का हिस्सा 74 और 26% था। बताइए दोस्तों, 74 और 26% था, जो था 13वें में। आप अगर ये दोनों ऑप्शन मिल जाए ना तो आपकी बल्ले बल्ले, मतलब इसमें 26 दिख जाए तो आप तुरंत इसको काट के आधा कर देना, यानी 13वां कर देना, यानी 13वें वित्त आयोग ने। ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखना, कोई उपाय नहीं इसका। 13वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल
1519 करोड़ रुपए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर निकायों के लिए हिस्सा था 74-26 का। ठीक है, और कौन सा था ये? 13वां। अब ये देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग द्वारा स्वीकृति कौन सा सहायता अनुदान क्रमशः ग्राम पंचायतें और नगर निकायों का हिस्सा सम्मिलित नहीं है? मतलब ये गलत है। जैसे 10वें में आपको याद रखना है 80-20, 10वें में याद रखना 80-20, 11वें में याद रखना 80-20, 10 और 11 एक जैसे ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितना है? 80-20, 80-20 याद रखना। भाई 13वें में याद रखना 74-26, अभी बताया था आपको 74-26, और 14वें में याद रखना 70-30, बट इसमें दिया है 80-20, यही गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया ये वाला गलत है, और इसका आंसर सही क्या है? 70-30 याद रखना। ठीक है, 70-30। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 243 झ में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का उल्लेख है। बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार कराने का प्रावधान है। बिल्कुल, ये भी ठीक है, एक विकास योजना तैयार कराने का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यों में सहायता करने के लिए कितनी समितियों का गठन का प्रावधान किया गया? ये तो आपको पता ही होगा, 6 समितियां। कितनी? 6 समितियां, और आपको ये याद होनी चाहिए। इनका नाम क्या क्या है? देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहली है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी है शिक्षा समिति, और तीसरी है निर्माण एवं कार्य समिति, चौथी है स्वास्थ्य और कल्याण समिति, और पांचवी है प्रशासन समिति, और छठी है जल प्रबंध समिति। और इनमें से दोस्तों ये बताइएगा, 3 समितियों का अध्यक्ष वो होता है ग्राम प्रधान। वो कौन कौन सी समितियां, ये आप बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य बताइए दोस्तों, क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था क्रिटिकल अब स्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना। ठीक है, याद रखना, स्थानीय अब स्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना। ठीक है, तो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि उद्देश्य आपको देखने हैं। स्थानीय अब स्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना, पंचायती राज एवं नगर निकायों की संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना, वहीं स्थानीय निकायों को व्यवसायिक सहायता प्रदान करना। ये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 15वें वित्त आयोग 25-26 के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए किस अनुपात में अनुदान की अनुशंसा की है? 65-35। ठीक है दोस्तों, इसमें याद रखना 25-26 के लिए 65-35। कितना? 65-35 याद रखना 25-26 के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किस वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी पंचायतों द्वारा अनुदान और उपयोग जल पूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए? बताइए दोस्तों। जलापूर्ति और स्वच्छता की बात की थी दोस्तों 12वें में। किसमें? 12वें में, याद रखना ये दोस्तों। 12वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि अनुदान का उपयोग जलापूर्ति और स्वच्छता से संबंधित सेवाओं को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 21-26 की अवधि के लिए कुल कितनी राशि की अनुदान की अनुशंसा की थी? कुल कितनी राशि की अनुदान की अनुशंसा की थी? और वो भी ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए। आपको याद रखनी है 236805, 236805, 236805 याद रखना दोस्तों। स्थानीय निकायों की अगर बात की जाए तो 236805 याद रखना। बस स्थानीय के लिए आप याद रखो, 21 से 26 तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदान का कितना प्रतिशत भाग अनाबद्ध रहेगा? बताइए दोस्तों, कितना प्रतिशत भाग अनाबद्ध रहेगा स्थानीय निकायों के लिए? तो ये रहेगा दोस्तों 40%। आपको पहले भी बताया 40%। ठीक है, बढ़े दोस्तों आगे। 40% आपको बताया पहले भी 15वें वित्त आयोग में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए गए आबद्ध अनुदान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आबद्ध अनुदान का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताइए दोस्तों। पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए। पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए। स्वच्छता एवं ओडीएफ की स्थिति बनाए रखना, ये दोनों दोस्तों सही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदान का 60% भाग आबद्ध होगा। 60% भाग आबद्ध होगा, जिसका उपयोग पेयजल, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और ओडीएफ की स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाएगा। याद रखना दोस्तों, ओडीएफ की स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर अंतरण के लिए मापदंड के रूप में राजकोषीय अनुशासन का उपयोग किस वित्त आयोग द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, कर अंतरण के लिए मापदंड के रूप में राजकोषीय अनुशासन का प्रयोग किस वित्त आयोग द्वारा किया गया था? बताइए दोस्तों, 11वें और 12वें दोनों में किया गया था दोस्तों। ठीक है, कर अंतरण के लिए मापदंड के रूप में राजकोषीय अनुशासन का प्रयोग 11वें और 12वें वित्त आयोग द्वारा किया गया था, ताकि राज्यों को अपने वित्त संसाधन विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा सबसे पहले जरूरतमंद राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में प्राथमिकता देने की दृष्टि से किस वित्त आयोग द्वारा शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों, किस वित्त आयोग द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 5वां वित्त आयोग। कौन सा? 5वां वित्त आयोग। आप कहो इतने पुराने क्यों करा रहे हो दोस्तों? एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे थे ना, इसलिए मैंने कराया, क्योंकि कहीं कहीं पहले की बात की जा रही, जो जहाँ पे पहले की बात की जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा सबसे पहले ऐसी बात कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्वेश्चन को लिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा संभावना लग रही है। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी टेढ़ा बनाना तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा सबसे पहले सुविधाहीन एवं जरूरतमंद राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में प्राथमिकता देने की दृष्टि से 5वें वित्त आयोग द्वारा 1969, याद रखना, 1969 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में इसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर शामिल थे, किंतु 8 और राज्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड भी जोड़े गए। तो दोस्तों ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14वें वित्त आयोग ने कुल कर का आवंटन का सर्वाधिक हिस्सा किसे दिया है? किस राज्य को दिया है? तो नो डाउट ये तो उत्तर प्रदेश को ही मिलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को दिया था। ठीक है, दिया है। 14वें वित्त आयोग ने कुल कर आवंटन का सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश 17.95% दिया। इसके बाद बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग ने वन और एवं पारिस्थितिकी पर क्षैतिज हिस्सेदारी कितने निर्धारित की है? 15वें वित्त आयोग ने वन एवं पारिस्थितिकी पर क्षैतिज हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की है? बताइए दोस्तों, क्षैतिज हिस्सेदारी 10%। कितनी? 10%। 10%। 15वें वित्त आयोग द्वारा आवश्यकता बराबरी प्रदर्शन के सिद्धांत के आधार पर कुल हिस्सेदारी तय की गई। वन और पारिस्थितिकी का हिस्सा 10% है, यानी हिस्सेदारी 10% है। याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। एक बार देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 15%। कितनी? 15%। भाई क्षेत्रफल की बात की जाए तो भी 15%, और वन और पारिस्थितिकी की बात की जाए तो 10%। वन और पारिस्थितिकी की बात की जाए तो 10%, यही था। और आय का अंतरण ये आप याद मत करो, कर और राजकोषीय प्रबंध ये भी ना करो। ठीक है, और जनसंख्या की अगर करो, जनसंख्या कर लो 12.5%। 12.5%। जनसंख्या आपको याद रखनी है 15%, जनसंख्या आपको याद रखनी है 15%, क्षेत्रफल याद रखना है आपको 15%, वन और पारिस्थितिकी याद रखी है आपको 10%, और वहीं जनसंख्या की याद रखनी है आपको 12.5%। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों को किस अवधि के लिए 4-36-36-1, ऐसे याद रखना दोस्तों, 4-36-36-1, ठीक है, करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना चाहिए 15वें वित्त आयोग की। बताइए अवधि क्या है इसकी? 21 से 26। 21 से 26 कई बार आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अनुसार मूल अनुदान केवल उन शहरों कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी जनसंख्या
कितनी है दोस्तों? 10 लाख से कम, 10 लाख से कम है, उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, मूल अनुदान केवल उन शहरों और कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। शहरी स्थानीय निकायों को उनकी शहरी स्थानीय निकायों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और मांग के आधार पर अनुदान दिया गया है। मूल अनुदान केवल उन शहरों और कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। ठीक है दोस्त, याद रखना। जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 100% अनुदान मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड के जरिए प्रदर्शन के आधार पर जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों द्वारा 2022 तक, याद रखना 2022 तक स्वास्थ्य पर खर्चा उनके बजट के कितने प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की है? स्वास्थ्य पर बताइए दोस्तों, याद रखना। ये स्वास्थ्य पर अगर बात की जाए तो 8%, यानी कि 8%, है ना। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की है कि राज्यों द्वारा 2022 तक उनके बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र की दी जाने वाली कुल सहायता 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित कुल अनुदान सहायता 10.3% है। 10.3% है, ये भी याद रखना, 10.3% है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई है? बताइए दोस्तों, क्यों बनाई गई हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, बिल्कुल। विकास कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, ये भी ठीक है। ग्राम पंचायतों को समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास, ये भी ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर तीनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? अगर ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं के कुल कितने चरण हैं बताइए दोस्तों? तो इसके चरण हैं 5। कितने चरण हैं? 5। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल 5 चरण हैं। कितने हैं? कुल 5 चरण हैं। ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, ठीक है दोस्तों, 15-16, जीपीडीपी 15-16, याद रखना दोस्तों, 15-16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया गया था? बताइए दोस्तों, ड्राफ्ट प्लान का विकास किया गया था किस में? चौथे में। किस में? चौथे में, याद रखना दोस्तों। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के चौथे चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है। पहले चरण में वातावरण, याद रखना, पहले चरण में वातावरण, ये याद रखना, पहले चरण में वातावरण, ठीक है, पहले चरण में वातावरण भाई। दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण भाई। तीसरे चरण में आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान को प्राथमिकता देना, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना। पहले चरण में वातावरण, दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण और तीसरे चरण में आवश्यकताओं की समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण किया जाना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों ये ना आपको याद कराएंगे। देखिए दोस्तों, सम्मिलित नहीं है। पहले चरण में आपको क्या बताया था? वातावरण, ये सही है। दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण, ये भी सही है। तीसरे चरण में बताया था समस्याएं, यानी 3 बार समस्याएं, ठीक है। तीसरे चरण में आपको अभी बताया था समस्याओं की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण, ठीक है। और 5वें चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। एक बार में ना सभी देखिए, पहले चरण में वातावरण निर्माण, दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण, तीसरे चरण में समस्याओं की पहचान है, प्राथमिकता निर्धारण। चौथे चरण में देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण और ड्राफ्ट प्लान तैयार करना चौथे में। और 5वें में तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख है? अभी बताया आपको, 5वें चरण में। किसमें? 5वें चरण में, याद रखना दोस्तों। एक बार फिर देखें दोस्तों, देखते हैं, याद ना हो जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। पहले चरण में वातावरण निर्माण, और दूसरे चरण में पारिस्थितिकी विश्लेषण, और तीसरे चरण में समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और वहीं आपको चौथे चरण में बताया था ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना को किस वर्ष राजीव गांधी
पंचायत सशक्तिकरण अभियान में विलीन कर दिया गया, मतलब इसको विलय कर दिया गया? बताइए दोस्तों। 2013-14 में। कब? 2013-14 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना को वर्ष 2013-14 में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण में संविलीन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहन देना, ही सही है। पंचायतों को अधिनियम और नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहन करना, ये भी ठीक है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना, ये भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना ये सभी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के घटक के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है इसमें देखना दोस्तों। राज्य कार्यक्रम प्रबंध इकाई हेतु परामर्शी, ये सही है दोस्तों। जनपद कार्यक्रम प्रबंध इकाई हेतु परामर्शी, ये भी ठीक है। परामर्शी परामर्शी परामर्शी, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है। जनपद कार्यक्रम प्रबंध इकाई हेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, ये भी ठीक है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण, ये भी ठीक है। यानी कि इसके सभी ठीक हैं दोस्तों। ठीक, याद रखना दोस्तों, इसका आंसर है चौथा, यानी कि डी आंसर है। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना 2015-16 में आई थी। कब आई थी? 2015-16 में। अब क्वेश्चन ना दोस्तों थोड़े लेंथी क्वेश्चन आगे देखना। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए दोस्तों। कथन पर विचार कीजिए, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। कथन पर विचार कीजिए। पंचायतों को जवाबदेह संख्या के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहन देना, ठीक है। पंचायतों को अधिनियम के नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है दोस्तों। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना, ये भी ठीक है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली, ठीक है। पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना, ये भी ठीक है। तो इसके ऑप्शन चारों ठीक है दोस्तों। ठीक है। और ये आई थी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना 2018-19 में। कब आई थी? 2018-19 में, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजेएसए इसके बारे में देखिए दोस्तों। ये पंचायतों को सतत विकास लक्ष्य और अन्य विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार है, यानी कि कार्यान्वयन एजेंसी जो है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार है, ये भी ठीक है दोस्तों। इसके ऑप्शन दोनों सही है, याद रखना। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजेएसए पंचायतों को सतत विकास लक्ष्य एसडीजी और अन्य विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? मतलब कुटीर ज्योति योजना से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है, बताइए दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ना ऑप्शन डी दे रखा है, आप थोड़ा सही से देखिएगा। मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान कराना, कुटीर उद्योगों को विकास ग्राम पंचायतों के तहत करना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर ए सही है, क्योंकि ये ना ऑप्शन इसमें डी मत लगाना दोस्तों। कुटीर ज्योति योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आती है, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत के कृत्य हैं? मतलब ग्राम पंचायत के कार्य बताने, आपको ग्राम पंचायत के कार्य बताने। गांव में मत्स्य पालन का विकास करना, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं महामारियों के विरोध रोकथाम करना है, ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। ग्राम भूमि और चरागाह भूमि का विकास करना, ये भी ठीक है। और भी देखिए दोस्तों, और भी कार्य हैं इसके, ये तो ऑप्शन तो ठीक है इसका सभी। एक बार दोस्तों इसके सारे कार्य देखिए। कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति, ठीक है। लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास, बंजर भूमि और चारागाह
भूमि का विकास, चकबंदी में सहायता करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराना, ठीक है। वहीं गांव में मत्स्य पालन कराना, मतलब मत्स्य पालन का विकास करना, ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति, महामारियों के विरोध रोकथाम, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन इत्यादि में प्रोन्नति करना, ठीक है दोस्तों। ये सारे इसके कार्य में आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? मतलब केंद्रीय कार्यक्रम आपको बताना है, केंद्र सरकार को बताना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, ये भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र की है, ये भी है, केंद्र सरकार से ही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी है। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं दोस्तों, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। अब आप देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जो पंचायतों द्वारा ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण वाली है, वहीं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RJSA, सांसद आदर्श ग्राम योजना और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम आदि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्र सरकार के कार्यक्रम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्य के चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। देखो दोस्त, यहाँ पे सदस्य की बात की जाती है, और आपको जो एक अध्यक्ष बताया था ना, वो सार्वजनिक मामलों के से संबंधित अनुभवी होना चाहिए था, और यहाँ पे सदस्य की बात की जा रही, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। सदस्य में तो अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, लेखा और वित्त मामलों का ज्ञान हो, लेखा और वित्त मामलों का ज्ञान हो उसे, तो ये होना चाहिए, सदस्य की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यदि वह अस्वस्थ मन का है, बिल्कुल निकाल दिए जाओगे। वह दिवालिया है तो भगा दिए जाओगे, ठीक है। यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमिता का दोष सिद्ध हो चुका है, तब भी लपेट लिए जाओगे। तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग की भूमिका है। राज्य वित्त आयोग की क्या भूमिका है? राज्य के पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की जांच करना, राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने या घटाने की सिफारिश करना, ग्राम पंचायतों के चुनाव का डेटा उपलब्ध कराना, ठीक है दोस्तों। तो ये इनमें सभी मत लगाना। तो इसका आंसर दोस्तों पहला है, राज्य के पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की जांच करना, राज्य वित्त आयोग की भूमिका है, ठीक है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग की भूमिका राज्य के पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की जांच करना है, और राज्यपाल को उन सिद्धांतों पर सलाह देता है जहां किसी राज्य और उसके पंचायती राज संस्थानों के बीच कर, शुल्क, जुर्माना, टोल शुल्क जैसे राजस्व के विभाजन को नियंत्रित करना होता है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? मैंने कोशिश ये की थी आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए जाए, और लगभग में आपको इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बाहर आने की ना के बराबर संभावना है। बस इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार देखिएगा, और इसमें ना थ्योरी भी आपको बहुत दी गई है, यानी कि जो भी डिस्क्रिप्शन था वो आपको सारा कुछ पढ़ के बताया गया है। और दोस्तों, इसकी वीडियो को आप अगर नहीं आपके तैयार हैं तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको सारे तैयार हो जाएंगे। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक ही चीज़ को ना कई बार देखिएगा, आपको तभी ये तैयार होंगे। क्योंकि सिलेबस नया है, और नए सिलेबस में अगर अच्छा करना है तो दोस्तों आपको ना थोड़ी मेहनत अलग करनी पड़ेगी, मतलब आपको ना बार बार चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी जाके ये तैयार होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रा बताइएगा दोस्तों, और कोशिश ये थी कि आपको सारा कुछ वीडियो में ही तैयार हो जाए। अगर नहीं तैयार है, नहीं हुआ है, तो आप 1-2 बार और देख लीजिएगा, आपको तैयार हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट तैयार नहीं तो कोशिश करिएगा आप थोड़े कॉन्सेप्ट और तैयार करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे दोस्तों, उतने ही आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। सारे चैप्टर आपको फुल करा दिए गए, 6 के 6 चैप्टर खत्म हो गए हैं। अब इन्हीं को क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इन्हीं वीडियो को बार बार देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।